पहले कहा गया कि आत्महत्या है, फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, जब रेप की बात हुई, तब आप मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लेते हैं। आज वो 20 दिनों से जेल में है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि आखिर उसे किस आरोप में जेल में रखा गया। 30 से ज़्यादा लोगों का सैंपल लिया गया, जिनमें 10 ठो उनके परिजन ही थे, लेकिन पुलिस की जांच घुमा फिरा के उसके परिजनों तक ही गई। पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही थी, लेकिन अभी तक ये नहीं है सामने आया कि नीलम अग्रवाल कहाँ हैं। जो काम एएसपी किए, जो काम एसपी किए, वही काम अब डीजीपी भी करें, तो ये तो दिखाती है किस तरीके से नाकामी पर्दा डालने की कोशिश थी। ये बिहार का संभवतः पहला ऐसा केस है जिसमें परिजनों ने कभी डिमांड नहीं की मामले की सीबीआई जाँच हो। आज इस पूरे मामले की जाँच जो है सीबीआई को देने की अनुशंसा कर दी। अब देखना है कि सीबीआई इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश। बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जब प्रभार ग्रहण किया था तो साफ लफ्जों में कहा था कि अपराधियों की सामत आएगी, गया में पिंडदान किया जाएगा और अपराधियों का ठिकाना जेल से लेकर जहन्नुम तक रहेगा। लेकिन जैसे ही नीट की छात्रा प्रकरण का मामला हुआ, लगातार इस पूरे मामले में शुरुआती दौर से पटना पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी। पटना पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल के रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि आखिरकार छात्रा के साथ जघन्य अपराध हुआ और आनन फानन में पटना एसआईटी का निर्माण किया गया था और एसआईटी अपने जांच के आंच में पटना से जहानाबाद तक घूम रही थी और आखिरकार कहीं ना कहीं पटना एसआईटी की जो टीम थी, जो होनहार पुलिस वाले थे, उन्होंने दम तोड़ने का काम किया और कल बिहार के डीजीपी आवास पे डीजीपी ने पीड़ित परिजनों को बुलाया और साफ लफ्जों में कहा कि ये रेप नहीं है, ये सुसाइड है। और उसके बाद पीड़ित परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। अब कहीं ना कहीं ये साफ लफ्जों में कहा जाता है कि पटना पुलिस जो कहती है, सोचती है, वही करके दिखाती भी है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ओझा सर हैं। सर, इस पूरे मामले में शुरुआती दौर से आप लगातार निगाह बनाए हुए थे, लंबा अनुभव था और जो पटना पुलिस बातें कह रही थी, आखिरकार उसी को विराम देने का काम किया। कल डीजीपी पीड़ित परिजनों को बुलाएं, जिस प्रकार से बातों को कहने का काम किया, एक मानवता के आधार पे और एक बिहार पुलिस के मुखिया होने के दौरान जो फर्ज निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। और एसआईटी आखिर क्यों दम तोड़ गई इस पूरे प्रकरण? पहले तो डीजीपी ने बंद कमरे में क्या कहा ये कोई नहीं जानता है। ये तो वो जाने और जो पीड़िता की माँ गई थी वो जाने कि उन्होंने उनसे क्या कहा और दोनों के बीच में क्या बातें हुई, ये इसके बारे में कोई तीसरा आदमी नहीं जानता। वो जो वहाँ थे वही लोग मौजूद थे। हालांकि जिस तरीके से उनकी माँ निकली मिलने के बाद और उसके बाद जो गुस्सा उनका था और जो चर्चा चल रही थी, उन्होंने यही कहा कि पुलिस मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी बेटी के साथ कोई गलत हुआ है और वो आत्महत्या बता रहे थे। ये उनकी माँ का वर्जन है। हालांकि डीजीपी की तरफ से तो कुछ नहीं आया है कि उन्होंने क्या परिवार वालों को बोला था। माँ की बातों को दूसरी जो बात है कि अभी तक जो 20 दिनों का पुलिस की जो जाँच चली, एसआईटी की जो जाँच चली, इसमें हर बात पर, हर मोड़ पर आके पुलिस खुद अपने ही मामले में फंसती रही। पहले कहा गया कि आत्महत्या है, फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, जब रेप की बात हुई, तब आप मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो हॉस्टल का जो बिल्डिंग का जो मालिक है, उसे गिरफ्तार करके आज वो 20 दिनों से जेल में है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि आखिर उसे किस आरोप में जेल में रखा गया। जब यह सुसाइड का ही मामला था तो 20 दिनों से वो जेल में क्यों है, इसका जवाब कोई पुलिस अधिकारी नहीं दे रहा है अभी कि उसके खिलाफ़ क्या साक्ष्य है कि 20 दिनों से वो जेल में बंद है। दूसरी बात कि उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो सेकंड ओपिनियन के लिए इसे भेज दिया गया एम्स में। एम्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। फिर कहा गया कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तब हम जांच करेंगे। फोरेंसिक की बायोलॉजिकल रिपोर्ट आई, कहा गया है कि उसके अंडरगारमेंट्स में स्पर्म है। उसके बाद से फिर नई कहानी शुरू हुई कि इसमें अब सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा। 30 से ज़्यादा लोगों का सैंपल लिया गया, जिनमें 10 ठो उनके परिजन ही थे, लेकिन पुलिस की जांच घुमा फिरा के उसके परिजनों तक ही गई। रात में 11 बजे तक घर पर जाके सैंपल लिया गया। 11 बजे रात तक, 1:30 बजे रात तक पुलिस उसके घर पर रहती थी, उनके परिजनों से पूछताछ करती थी। 2 साल पहले पर उसकी फुफेरी बहन की शादी हुई थी, उस शादी के एल्बम खोजा जा रहा था, उस शादी का सीडी खोजा जा रहा था। आखिर वो वही बात बता रहे थे। पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही थी, लेकिन अभी तक ये नहीं है सामने आया कि नीलम अग्रवाल कहाँ हैं, नीलम अग्रवाल के बेटों से पूछताछ हुई कि नहीं, उनका सैंपल लिया गया कि नहीं।
सवाल तो अभी भी बने हुए थे, और इन सब सवालों के बीच में जिस तरीके से कल का जो वाक़या हुआ, जो काम एएसपी किए, जो काम एसपी किए, वही काम अब डीजीपी भी करें, तो ये तो दिखाती है किस तरीके से नाकामी पर्दा डालने की कोशिश थी। कल इनकी तैयारी ये थी कि परिजनों को बुलाते, बात करते, और उसके बाद गृह मंत्री इसमें कहते कि परिजनों की मांगों पर सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। लेकिन ये बिहार का संभवतः पहला ऐसा केस है जिसमें परिजनों ने कभी डिमांड नहीं की मामले की सीबीआई जांच हो। आज तक उसे किसी परिजन ने ये नहीं बोला कि इस मामले की सीबीआई जांच के मांग प्लानिंग रणनीति यही तैयार की गई लेकिन थी। चूंकि 2 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, पुलिस अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। निश्चित तौर पर इसको लेके काफ़ी बड़ा मुद्दा बनने वाला था। यही वजह है कि सरकार ने आज इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को देने की अनुशंसा कर दी है। अब देखना है कि सीबीआई इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जो बजट सत्र चलने वाला है उसमें सरकार की भद ना पिट जाए, विपक्ष घेरे ना, उसको लेके पहले ही रणनीति तैयार इसी मुद्दे को लेकर किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर किया गया है कि जवाब देने के लिए सरकार के पास रहे, कोई जवाब रहना चाहिए। तो सरकार तो अब सत्र में कह सकती है, जब मामला उठेगा तो कहीं भाई हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। तो इसी से बचने के लिए सरकार का ये फैसला लिया गया। एक आखिरी सवाल है कि आखिर लगता है कि पुलिस प्रेशर में थी, नीलम अग्रवाल से पूछताछ ना होना, अंशु अग्रवाल से पूछताछ ना होना, और इस पूरे 20 दिनों के लंबे कार्यकाल में आखिर पटना पुलिस किस दिशा में काम कर रही थी? आखिर क्यों नहीं पूछताछ किया गया? और 20 दिनों का जो जांच संसाधन है 20 दिनों का जो जांच चल रहा, उसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा पुलिस की लापरवाही रही। एक गलती पर पर्दा डालने के लिए गलती पर गलती किया गया। अब इसमें इतने भी बड़े लोग नहीं शामिल थे जिसको लेके इतना बड़ा ये जांच को इतना दिशा भटकाया जा सकता था। ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आया। सिर्फ गलती पर पर्दा डालने के लिए, अपने अधिकारियों को बचाने के लिए ये पूरी जो प्लानिंग की गई, और ये नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश है। पटना पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, तमाम तरह से अब घेर रहे हैं। सवाल तो उठ रहे हैं। चलिए सीधे तौर पे एक गलती पर पर्दा डालने के लिए कहीं ना कहीं जो ये पूरी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य रही, एसआईटी की कार्य रही, वो सवालों के घेरे में है। और जिस प्रकार से बजट सत्र चलने वाला था, और बजट सत्र के पहले जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई, और उसी के तहत पीड़ित परिवारों को डीजीपी आवास बुलाया गया था। और डीजीपी आवास में जब पीड़िता की मां पहुंची, और किस प्रकार से जो बड़े बड़े बिहार पुलिस के मुखिया और बिहार पुलिस के जो एसआईटी में होनहार लोग थे, जिन्हें इस पूरे मामले में इंसाफ दिलाना चाहिए था, आखिरकार वो 20 दिनों तक हवा में तीर चलाते रहे और अपने पुलिस पदाधिकारियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं गलती पर गलती करते रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में सीबीआई जब अपने हैंडओवर में केस लेती है तो उन्हें इंसाफ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, ये देखना दिलचस्प होगा।